सभी प्रतियोगियों का स्वागत है अर्जुना के डिजिटल मंच पे। और हर उस प्रतियोगी को जो एक प्रारंभिक परीक्षा के बाद जिस तिथि की इंतजार रहता है, एक डेट का, जैसे हम अपने किसी भी डेट तो बहुत सारी होती है लेकिन उन डेट के बारे में बात नहीं करेंगे जो हमारे कैरियर की डेट है, यानी कि एग्ज़ाम की डेट। तो दोस्तों वो डेट आ चुकी है आपके 2020 का जो सत्र है हमारे स्टेट सिविल सर्विस का, पीएससी का, उसकी मुख्य परीक्षा जो जून में होने वाली थी, लेकिन कोरोना काल के कारण आपके परिस्थितियों के देखते हुए आपके आयोग ने उसे आपके एक्सटेंड किया था। लेकिन इतनी जल्दी भी डेट आएगी ये किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। और वो डेट है आपके अगले महीने यानी कि 26 जुलाई से। 26 जुलाई से महासमर शुरू होने वाला हमारी पीएससी मुख्य परीक्षा का। बहुत ज़्यादा विवादास्पद भी कई चीज़ें आपके बीच में रही, जिसमें सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग आपके इंडियन इकोनॉमी के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो आपकी 3% बताई गई, राष्ट्रीय स्तर के 10% के बेरोजगारी दर से वो आपकी बहुत कम रही। 2019 में बेरोजगारों की संख्या जहां आपके 23 लाख रही, वहीं आपके 2020 के आपके उसमें लगभग 12-13 महीने बाद जो डाटा आता आपके 18 लाख। 4 लाख बेरोजगार गए कहाँ? ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाएं मनरेगा में, इन सब में देखेंगे तो बहुत सारे रोजगार के आपके रहे, लेकिन उच्च शिक्षित जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के तैयारी कर रहे थे उनमें एक निराशा का बहुत बड़ा माहौल मैं देख रहा था जो अभी के समय में हम देख रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा आपको रिनोवेट करना माइंडसेट को कि एक एक करके अब जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को अगर आप देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आपके इंटरव्यूज जो हैं आपके रुके हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो भी आपके स्टार्ट हो गए। पॉलिटिकल साइंस का भी हाल ही में आपके इस सेकेंड वेव के कोरोना काल के बाद मॉक फाइनल इंटरव्यू के बाद रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो अब हम आते हैं आज की अपनी महत्वपूर्ण चर्चा जो आपके पीसीएस मेंस को लेकर के सभी बच्चों में चल रही कि सर केवल हमारे पास, अगर मैं आज का एक 20 जून से मैं एक आकलन करूं तो आपके पास 35 डेज से ज़्यादा कोई भी समय नहीं है। और ये 5 दिन भी अगर मैं कहूं तो ये उधेड़ बुन में गिर जाएंगे कि यार बहुत गलत हुआ, इतनी जल्दी आ गया डेट, अब मैं क्या करूंगा, कैसे 7 पेपर हैं, एसी के पेपर को हटा दूं तो 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 सब्जेक्ट यानी 19 विषयों को मैं कैसे बेहतर तरीके से कर सकूं। ऊपर से जो बिगिनर्स रहे, जो 14 फेब प्रीलिम्स के आपके इतने स्टैंडर्ड के एग्जाम से जो प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में पहुंचे, उनके सामने तो ये उधेड़बुन ज्यादा होगा, असमंजस होगा। बहुत सारे बच्चे जो होंगे अभी इसी प्रक्रिया से गुजर रहे होंगे कि हम करें तो करें क्या। मैं आप लोगों के लिए 26 जुलाई को जो होने वाली पीएससी मेंस की परीक्षा है उसको लेकर के एक रणनीति का प्रारूप आप लोगों के बीच आ रहा हूं। मैं मानता तो ये हूं कि रणनीति हर प्रतियोगी की अपनी होनी चाहिए। आप अपनी रणनीति बनाइए, लेकिन उस रणनीति में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए, उन महत्वपूर्ण चीजों को ही मैं आपके मध्य बताने के लिए आया हुआ हूं। अब ये रणनीतियां जो है बहुत पुराना एक एक्सपीरियंस का मेरा एक खुद का अपना समय रहा। अभी इतने सारे प्रतियोगी जो आपके शामिल हुए, जो सेलेक्ट हुए, अंतिम समय में सभी बच्चे जो रहते हैं आपके अपने जो गाइडर रहते हैं उनसे जरूर जुड़े रहते हैं। तो ये एक अनुभव है मेरा जो मैं आपके बीच में साझा कर सकता हूं। बिगनर्स के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो पहले 1 बार या 2 बार मेंस दे चुके हैं, उनके लिए भी अगर उनकी रणनीति में कोई चीज छूट रही होगी तो मेरे ख्याल से मैं आज जिस बारे में बात करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, तो उस बात को आप क्या कर सकते हैं या उस रणनीति के किसी भी एक महत्वपूर्ण टर्म को आप अपनी उस रणनीति में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने पीसीएस मेंस 2020 सेशन के जो आपके जुलाई में एग्जाम्स होने वाले हैं उसको लेकर के हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं इस रणनीति को 30 दिन की रणनीति के अंतर्गत रखने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे जो गोल्डन 30 डेज होंगे, देखिए 175 पोस्ट तो आपके निर्धारित है, लेकिन उन पदों में हर जो राज्य लोक सेवा आयोग में
प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना रखते हैं बच्चे, उनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे अच्छे डिजिग्नेटेड आपके पोस्ट क्या हैं इस सेशन में, आपके इस सत्र की आपकी परीक्षा में रखे गए हैं। तो एक बहुत सुनहरा अवसर है, इसको हमें खोना नहीं है। कोई बात नहीं, 30 डेज भी अपने आप में बहुत होते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव ही उन दिनों को बेहतर बना सकता है और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। कहीं पर कोई भी जो बच्चे जो चूंकि कोरोना काल में डायरेक्टली अभी के समय में ना तो इंस्टीट्यूशन से जुड़ पा रहे हैं बच्चे, अपने होम टाउन में ही रह करके उनको प्रिपरेशन करना पड़ रहा है, तो एज ए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके मेरे जितने अर्जुना संस्थान में पढ़े हुए, चाहे आपके टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए इनादर बहुत सारे जो आपके हैं, उन सभी के बीच में मैं अगर अपनी छोटी सी एक चर्चा के माध्यम से उनको एक छोटा सा एक अपने तरफ से मैं एक सपोर्टिंग दे सकूं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली एक कार्य होगा। तो चलिए अब हम सीधे अपने चर्चा में आते हैं कि हम इस 30 दिनों में पीएससी मेंस 2020 के सत्र की जो आपके एग्जाम 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं पहले भी बोलता हूं, रणनीति आपकी अपनी बेहतर रहनी चाहिए, लेकिन उन रणनीतियों में किन किन चीजों को आपको शामिल करना है उसका मैं एक प्रारूप बता रहा हूं, क्योंकि जब आप अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से बनाएंगे ये मान के चलिए वो ज्यादा कारगर होगी। क्योंकि अभी सभी आपके देखेंगे तो सभी इंस्टीट्यूशन की तरफ से अपनी अपनी रणनीतियों को लेकर के प्रस्तुत करेंगे। सभी को देखिए, जो आपको अच्छी लगती बात उसको क्या करिए, स्वीकार करके उसको आप फॉलो अप करिए। सभी निसंदेह ईमानदार होकर के आज के समय में संस्थान जो है प्रतियोगियों के हित के लिए ही ज्यादा से ज्यादा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में सभी को आगे बढ़ना भी जरूरी है। चलिए अब हम आते हैं अपने, आखिर हम 30 दिनों में अपने पीएससी मेंस को लेकर के क्या हमें कार्य करना है। 3 बिंदुओं में आपकी 30 दिन की रणनीति रहेगी। पहला जो सबसे बड़ा आपका प्रोस्पेक्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट मैनेजमेंट करना। बिना किसी डेट के या निर्धारित आपके तिथि के, ये सामान्य मनोविज्ञान होता है प्रतियोगियों का, वो कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते। लेकिन अब हमारे सामने क्या हो गया है, निर्धारित हमारे एक युद्ध की तिथि घोषित हो गई है कि इस दिन आपके बकायदा वार होने वाला है और सभी जो है अपने प्रतियोगी जो है अपने दमखम का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो यहां आपको निराश नहीं होना, मनोविज्ञान आपका इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि भले 30 दिन सबके लिए बराबर है, ऐसा तो है नहीं। अब वो चीज को मत देखिए कि कौन आपके एक्सपीरियंस और सीनियर लोग भी बैठ रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है यही सोच करके, जो आपके बिगनर्स आते हैं, ये मान के चलिए जो बिगनर्स आते हैं उनमें जो एक अपने आप में ताजगी होती है, फ्रेशनेस होती है सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, एक्सपीरियंस वालों में कहीं ना कहीं वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी दब जाती है। दोनों का अपना एक स्तर होता है और दोनों ही अपने स्तर पे क्या करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन विषयों का प्रबंधन ना केवल बिगिनर्स के लिए बल्कि आपके एक्सपीरियंस जो आपके पहले भी आपके सीनियर जो हो चुके हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो हमें सबसे पहले इस 30 दिनों के लिए अपने विषयों का बेहतर क्या करना है, प्रबंधन करना है। अब सब्जेक्ट मैनेजमेंट में आपको किन किन बातों को ख्याल रखना है, उन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट मैनेजमेंट। अब सब्जेक्ट मैनेजमेंट में देखेंगे हम अपने तो हमारे टोटल 7 पेपर्स में अगर आप देखेंगे, अगर मैं ऐसे के पेपर को अलग कर दूं और बाकी 6 पेपर्स को अगर मैं देखूं तो हर एक पेपर जो है 3 आपके पार्ट में बटा हुआ, यानी कि 18 प्लस 1 टोटल आपके क्या हो गए, 19 सब्जेक्ट्स हैं। अब हमें किसका प्रबंधन करना है इन 30 दिनों में, इन 19 सब्जेक्ट का। विषयों का प्रबंधन करने से पहले आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हम विषय को, क्योंकि हमारा जो मेंस में जो आपका एग्जाम है वो पेपर वाइज है और पेपर में विषयों की आपके पास क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। 2 ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेंस में। पहले तो आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, ओवरऑल कंप्लीट होना चाहिए, जितने भी रेडियस में आपकी चीजें वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो आप मेन एग्जाम में जाकर के क्या करेंगे,
अपने आंसर राइटिंग के माध्यम से क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम में अगर आप देखेंगे कोई भी प्रतियोगी होगा, उसकी उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट माध्यम होगी जो आपके एग्जामिनर यानी कि जो आपके पेपर चेक करेंगे। इन दोनों के बीच में माध्यम क्या है, हमारी आंसर शीट। और ये आंसर शीट जो रहेगी आपके बाकायदा क्वेश्चन के बेस पे आप वहां पर क्या करेंगे, अपने आंसर्स को लिखेंगे। अब ये 19 विषयों का प्रबंधन आखिर हमें करना कैसे है। मात्र 30 दिन है, ज्यादा समय भी नहीं है अब कि बहुत ज्यादा समय है आराम से बैठ करके कांड के पूरे दर्शन को पढ़ रहे हैं, या फिर गांधीवादी आंदोलन के आपके पूरे प्रारूप को पढ़ रहे हैं, या समाज शास्त्र में आपके जाति या वर्ग व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, वो समय नहीं है। ये दिमाग में आप अपने माइंड को सेट करिए, पहले मुझे दिन में कितने सब्जेक्ट को लेके चलना है, ये आपका एक पूरा प्रारूप आपके डायरी में क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। 19 सब्जेक्ट में आप इनका मैनेजमेंट कैसे करें, वो भी आपके 30 डेज में। तो मैं आपको एक प्रारूप बता रहा हूं जिसके अनुसार आप चाहे तो आप अपनी रणनीति को विषयों के प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पहले तो ये ख्याल रखना है कि पर डे आपका सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने होना चाहिए, जिसको आप लेकर के अपने दिन से अपने परीक्षा के लिए आप तैयारी को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अब जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसको अपने क्षमता को स्वीकार करते हुए आपको विश्वास करना। मैंने पहले भी जो फरवरी के बाद जो भी मिले, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के बाद से मुझे जो भी समय मिला, मैंने मेंस के लिए जो भी ईमानदारी से पढ़ा है वो मुझे पता है। पहले तो आप अपना ये मनोबल को बढ़ा लीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे क्या याद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट ज्यादा, हम यहीं पर गलती करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो भी एथलीट को भी अगर आप देखेंगे उसका फिनिशिंग लाइन, जो भी 400 मीटर या फिर 1000 या स्टीपल चेस की प्रतिस्पर्धा रहती है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है स्टार्टिंग से लेकर के आपके जब वो फिनिशिंग लाइन में पहुंचता है वहां पर उसको सबसे ज्यादा अपनी क्षमता लगानी पड़ती है, और वहीं पर अधिकांश लोगों का मनोबल टूटता है। लेकिन आपको अपना मनोबल वहां पर गिरने नहीं देना। आप अपने ऊपर विश्वास करिए कि मैंने अभी तक जितना भी समय मिला मैंने बेहतर तरीके से किया है। अब केवल 30 दिन में उसको एक साँचे में आपको क्या करना है, ढालने का प्रयास करना है। अब कैसे करना है, विषयों के प्रबंधन के लिए आपको याद रखना है कि आपको पर डे कितने विषयों को लेकर के अपनी दिनचर्या को शुरू करना है। लगभग ये मान के चलिए आपके पर डे जो है 4 सब्जेक्ट आपके रूटीन में होना ही चाहिए। 4 सब्जेक्ट्स आपके रूटीन में पर डे आपको क्या करना है, शामिल करना है। ठीक, न 4 से आप कम करिए, नहीं 4 से अधिक करिए। मैं सही बता रहा हूं, क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक भी है, उसको मैं आपको बताता हूं। अब इन 4 सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आप इन 4 सब्जेक्ट को लेकर के अपने अब दिन को क्या करना, आपको डे को आपको डिवाइड करना है 4 पार्ट में। आपके मॉर्निंग हो गया, आपका दोपहर, आफ्टरनून, जो सामान्यतः छुट्टी के दिनों में खाना खा के सोने का रहता है, लेकिन आपके लिए सोने का नहीं है। अब 30 दिन है, करो या मरो का पूरा नारा लेकर के आपको क्या करना है, इस समय को भी, दोपहर के समय को क्या कर देना, ऊर्जावान बनाना है। ठीक, उसके बाद आपका इवनिंग का समय, उसके बाद आपका 4th जो आएगा आपका वो रहेगा चौथा पहर, वो रहेगा आपका नाइट का। तो दिन को पहले आप अपने विषय प्रबंधन में देखेंगे 4 सब्जेक्ट लेके चलना है, और 4 सब्जेक्ट को लेकर के आपके दिन के 4 अलग अलग भाग होना चाहिए। ठीक, सामान्यतः अब इन 4 सब्जेक्ट में हम चूज किसको करें, हमारे सामने 19 सब्जेक्ट हैं। इस 19 सब्जेक्ट में हम ऐसे कौन से सब्जेक्ट को अपने पर डे के उसमें आपके उसमें रखें, तो मैं इसके लिए आपको एक सामान्य अब विषयों का हम चयन कैसे करें अपने इस रूटीन में, फिर उन सब्जेक्ट में से किसको किस पहर में पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट चॉइस
फरवरी के बाद से मेंस की तैयारी करने वाले में हर एक वो बच्चे, मैं एक जनरल ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता चल गया होगा कि मेरे कौन से विषय बेहतर हैं और किन विषयों में अभी भी मुझे दिक्कत जा रही है। अगर आप कहेंगे कि इन 19 विषयों में छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा प्रतियोगी जो सभी विषयों में पारंगत हो चुका होगा, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस सीनियर हो या फिर बिगिनर्स हो, तो ये मैं कपोल कल्पना मानता हूं, नहीं हो सकता। हमारे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में इन विषयों का जो आपका एक पूरा संयोजन रखा गया है, इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। कोई अगर साइंस फील्ड से है तो आपका साइंस के साथ साथ हायर लेवल के जो हायर एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपका समझ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दूसरे सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, आपके जो जनरल स्टडी के पार्ट से वहां पर वो वीक हो जाएगा, क्योंकि विषयों की अपनी एक रुचि होती है। उस रुचि को आपके व्यक्तित्व के अनुसार, आपके पहले के एकेडमिक एनवायरनमेंट के अनुसार अगर आप जोड़ेंगे तो किसी के साथ भी ये संयोजन सही नहीं बैठ सकता। हाँ, एक शिक्षक है जो आपके प्रोफेशनलिज्म में है, जैसे मैं अगर देखूं तो मेरी जो है आपके अधिकांश विषयों के साथ दोस्ती होगी, क्योंकि मैं रूटीन आपके बकायदा क्लासरूम में इसको पढ़ाने के लिए जाता हूं। लगातार कई सालों से पढ़ा के वो चीजें जो है मेरे इंटरनल मेमोरी में क्या हो चुकी है, बैठ चुकी है, लेकिन आप अभी शुरुआत कर रहे हैं उस चीजों को। तो अब हम सब्जेक्ट का चॉइस कैसे करें। आप इस सब्जेक्ट के चॉइस के लिए अगर आप देखेंगे, पेपर 3 से स्टार्ट करिए। पेपर 3 में अगर आप देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री हो गया आपका, इंडियन हिस्ट्री का सब्जेक्ट, ये एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है जो हर कोई, इवन हाल में उन सब्जेक्ट को निकाल रहा हूं जिसको लेकर के सभी बच्चों को लेकर के कोई ना कोई आपकी दिक्कत रहती है। एक हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री का, आप यहां पर ले लीजिए पब एड, ले लीजिए पब एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे जीएस में रहता, हम उसको एक बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे साइंस में आपका जो आर्ट्स के आपके स्टूडेंट रहते हैं, पेपर 4 के आपके साइंस, और साइंस में देखेंगे तो आपका पार्ट 1 जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही क्या है आपके शामिल हैं। उसके बाद आप आ जाइए पेपर 5 में। पेपर 5 में देखेंगे तो आप इकोनॉमी का पार्ट ले लीजिए, चाहे वो आपका नेशनल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो या फिर आपके छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से। मैं चॉइस निकाल रहा हूं, सब्जेक्ट्स की चॉइस को क्या कर रहा हूं, अलग करने का प्रयास कर रहा हूं। पेपर 6 में देखेंगे फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र हो गया आपका, और समाज शास्त्र। पेपर 7 भाग 2 को आप अलग कर दीजिए, खेल वाला जो है उसमें भाग 1 कल्याणकारी विकासात्मक कानून हो गया आपका। भाग 3 में देखेंगे तो आपका मानव विकास व अंतरराष्ट्रीय संगठन का पार्ट हो गया। ऐसे करके आप अगर सब भागों से देखेंगे तो वो विषय जो हायर एजुकेशन में एज ए सब्जेक्ट के रूप में रहते हैं, या फिर जनरल स्टडी के वो पार्ट जो आपके ज्यादा एक्सटेंडेड हो गए हैं, उन सभी को आप क्या करिए, निकाल लीजिए। हर एक विषय के 2 सब्जेक्ट को आप सबसे पहले जो आपको प्रयास करना है, 2 सब्जेक्ट को आप मॉर्निंग में रखिए। इन चॉइस के आधार पे जो समानता वो विषय जो हम, अब इसमें से आप चॉइस कर लीजिए इन सभी विषयों में से कौन सा आपका कमजोर है। कमजोर कड़ी को सबसे सुबह आपको क्या करना है, अपने रूटीन के शेड्यूल में रखना है। क्यों? क्योंकि सुबह का समय हमारे शरीर के लिए अगर आप देखेंगे शारीरिक मानसिक रूप से ज्यादा ऊर्जावान का आपका एक समय होता है। उस ऊर्जा को आप उस कमजोर कड़ी के लिए अगर आप रखेंगे तो आपको बेहतर क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो शुरू में आप इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट का अगर लेंगे, उनमें 2 सब्जेक्ट आप मॉर्निंग में क्या करिए, उसको जरूर आप अनिवार्य रूप से रख लीजिए। पूरे सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपका एक पूरा 50% 700 का अगर आप पार्ट देखेंगे किसमें आ जाता है,
छत्तीसगढ़ में आ जाता है। दोपहर के समय अगर आप देखेंगे सामान्य है, आलस सबको आता है, मैं इसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हमारे राज्य की खान पान की संस्कृति के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट इतना हम लेते हैं कि हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस आएगा ही आएगा। इस समय आप अपने छत्तीसगढ़ का कोई भी एक पार्ट को रखिए, सीजी का कोई भी पार्ट, आप चाहे इकोनॉमी यहां पर रख लीजिए, चाहे आप सामाजिक परिदृश्य को रख लीजिए या भूगोल को रख लीजिए, कोई भी एक विषय को आप क्या करिए यहां पर रख लीजिए। ठीक, दोपहर के समय में आपके क्या हो गए, आपके सिलेबस का जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको आप क्या कर रहे हैं दोपहर के समय में। और हम प्रीलिम्स से लेकर के ये मैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकता हूं अपने छत्तीसगढ़ के कंपटीशन एग्जाम में कि कोई प्रतियोगी कुछ पढ़े या ना पढ़े, छत्तीसगढ़ की जानकारी बहुत रखता। और आप प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे ही क्या करिए, उन सभी सूचनाओं को बार बार रिवीजन करिए। यहां पर प्रीलिम्स की भी जो बुक मिले आप डाटा को, क्योंकि इस पार्ट में डाटा बहुत है। अगर आप 2019-20 का ही अगर आप देखेंगे, आपके इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो आया है, तो आप उसके पूरे पार्ट को अगर याद रखना है, जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद को अगर आप देखते हैं तो कृषि के 9 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, 4.77। ये सब चीजें क्या हैं, मेमोराइज करने वाली चीजें। आप इन तथ्यों को बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये जो आपके फैक्ट्स हैं आपको मेंस में कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पे क्या करना है, यूज करना होगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल है भाई, अक्षांश और देशांतर तो हमें पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की आपकी भूगर्भीय संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या खास है ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये क्या है आपके फैक्चुअल चीजें। फास्ट रिवीजन के लिए प्रीलिम्स के कोई भी तथ्यात्मक चीजों को आप क्या करिए, बिल्कुल अपने दोपहर के रूटीन में रखिए। ठीक है, अब आता है आपका शाम का समय। शाम रोमानियत का समय होता है, तो चाय कॉफी के साथ में अब आप क्या करिए, इसी में से किसी भी आपके सब्जेक्ट को जो आप वाकई में, और अब आप फिर से उसको क्या करिए, आप सिंक्रोनाइज कर लीजिए इन 10 सब्जेक्ट में से। शाम को या तो आप ऐसे के पार्ट को रखो या फिर आप लैंग्वेज को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ये 3 अलग अलग मूड के आपके समय है, आपको अपने मूड और टेस्ट के अनुसार क्या करना है यहां पर आप रख सकते हो। लैंग्वेज हो गया या ऐसे का पार्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो इंतजार होगा, सर अर्जुना क्लासेस की मेंस की करंट की बुक कब आएगी। ये सब सूचनाएं मैं आपको थोड़ी पूरी चर्चा के बाद बताने का प्रयास करूंगा। अब जो आपका चौथा पहर आएगा, लगभग 2 सब्जेक्ट आपके मॉर्निंग में हो गए। मान लीजिए शुरू में दिक्कत गई आपको 1-2 दिन, तो आप केवल मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट को आप रखिए, फिर आप क्या करिए, एक सब्जेक्ट को आप क्या कर लीजिए, इवनिंग में रख लीजिए। नाइट जो आपका नाइट मोड रहेगा आपकी स्टडी का रूटीन में, ये केवल और केवल रिवीजन का आपका रहेगा। ये पार्ट भी अगर आप बोल रहा हूं, ये ऐसा समय नहीं कि इत्मीनान से बैठे हैं और भारत में सांप्रदायिकता के विकास को आपके माले मिंटो अधिनियम से लेकर के पूरा समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर आप दार्शनिक बनने का प्रयास मत करिएगा। ये फास्ट रिवीजन के मोड में आपको क्या करना है, इन पूरे सब्जेक्ट को लेके चलना है। 2 दिन एक सब्जेक्ट के लिए बहुत होगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 दिन में ही पूरे सर्कुलर को आपको क्या करना है, मेन एरिया को आपको क्या करना है, कंप्लीट करने का प्रयास करना है। ठीक, नाइट मोड में आप क्या करिए, चारों सब्जेक्ट को लेकर के आप रिवीजन करिए। हमारे रात का समय जो रहता है, आप ये मान के चलिए उस रात के समय में हम दिन भर में जितने भी 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो चीजें आप पढ़े हैं, जो आपका नोट पैड आता है, येलो पिंक अलग अलग कलर में आते हैं, उसमें आप बाकायदा लगाते भी जाइए। कोर्स मटेरियल आपके पास हो, किसी का भी कोर्स मटेरियल हो, कोई दिक्कत नहीं जाता। इन सब के पीछे मत भागिएगा कि मैं ये डिप्टी कलेक्टर बने थे BIS का लिया आता हूं, या ये दीदी DSP बनी थी। वो उस समय जो बनी थी उनका जो नोट्स था वो भी खुद उसको नहीं लिखी होंगी वहां पर जा करके। यही एक बहुत बड़ा आपका फर्क पड़ जाता है। आपके पास सब्जेक्ट मैटर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके सिलेबस के अनुसार अधिकांश चीजें दी गई हो, प्रिसाइज राइटिंग में दी गई हो, ना कि आपके पुराण या महाकाव्य के रूप में फैली हुई दी गई हो। ऐसे सब्जेक्ट मैटर को आप क्या कर लीजिए, प्रिफर कर लीजिए। आपके ऑन जो हैंड राइटिंग के नोट्स होंगे ये भी आपके लिए क्या रहेंगे, प्रिफरेबल रहेंगे। नाइट मोड में सभी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, रिवीजन के आपके लेवल पे लेके जाना है। अब ये जो आपने सब्जेक्ट को अपने
पर डे की शेड्यूल को सब्जेक्ट मैनेजमेंट में जैसे रखा, सब्जेक्ट चूज किया, किस समय किस सब्जेक्ट को रख सकते मैंने जो बताया है। अब इन सब्जेक्ट्स को रखने के बाद आपको करना क्या है, ठीक, पहला आपको तो फास्ट रिवीजन करना ही करना है, लेकिन किन चीजों को अधिक रिवाइज करने का प्रयास करना, अब इस चीज के बारे में बता रहा हूं। जो आपके फोकस ऑन राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारी तैयारी में 30 दिन में सब्जेक्ट मैनेजमेंट के बाद आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, जब हम विषयों को अपने समय के अनुसार दैनिक रूप से रख लेते हैं और जब हम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो उस पढ़ने के दौरान हमें अपने राइटिंग को लेकर के क्या चीज को ख्याल रखना है। अब आप यहां पर बैठ करके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैं आपको सही बता रहा हूं। आपको फोकस ऑन राइटिंग का करना है तो किसके ऊपर करना है, पेपर्स के ऊपर। अब ये क्या है फोकस ऑन राइटिंग, केवल और केवल आप जो 2 दिनों में पर सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, आपका जो राइटिंग स्किल है, हमारे स्टेट सिविल सर्विस या यूपीएससी में अगर आप देखेंगे, सफलता की एकमात्र कुंजी जो मानी जाती है सिविल सर्विसेज के लिए, वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल यानी आपने जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ा है, समझ बना ली है, उसको आपने लिखा कैसे है, ये आपके लिखने के उत्तर के कौशल से क्या होता है, समझ में आता है। अब हमें किस प्रश्न शब्द सीमा के प्रश्नों को बनाने के लिए अपने राइटिंग को फोकस करना है, जो आपके रिवीजन में भी आपका क्या होगा, पार्ट होगा। पूरे सिलेबस को आप सिंक्रोनाइज कर लिए, बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है आप उसको क्या कर लीजिए, समझ लीजिए कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा बार बार आ रहे हैं, ठीक। और जब पढ़ते समय अगर आप देखेंगे तो आपको क्या ख्याल रखना है, राइटिंग स्किल में पेपर्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जहां से सर्वाधिक जिस पार्ट से आते हैं उन पार्ट्स को आप निश्चित कर लीजिए। बहुत सामान्य सी बात है, हर बिगनर्स भी कर सकते हैं। 5 साल का भी अगर आप आंसर उठाएंगे तो आप एक फोकस पॉइंट में समझ सकते हैं कि जहां से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में मराठा जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपका जुड़ा हुआ एक पार्ट जो आ जाता है, वहां से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आपके फ्रीडम मूवमेंट में अगर आप देखेंगे तो आपके गांधीयन जो आपका पूरा इरा रहा, वहां से एक ना एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। समाजशास्त्र से अगर आप देखेंगे तो समाज से रिलेटेड जो आपके सामान्यतः जाति वर्ग व्यवस्था हो गए, ठीक है, सामाजिक शोध अनुसंधान हो गए, यहां से आपके क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपको जब आप पढ़ेंगे अपने पूरे सिलेबस को कंसाइज कर लेंगे, एक सब्जेक्ट 2 दिन में लेंगे, पहर को निश्चित कर लेंगे, तो आपको पहले तो एक बार पूरे सब्जेक्ट मैटर को फास्ट रूप से फास्ट आपके वे में क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। फिर आपको क्या करना है, उसी दिन में आपके सेकेंड डे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो 100 वर्ड्स 125 वर्ड्स और 175 वर्ड्स में प्रोबेबल है, इन प्रश्नों के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के आपको एक बेहतर अपनी रणनीति बनानी है। अब वो रणनीति कैसे बनेगी, अब आपको समझ में आया। यहाँ पर राइटिंग फोकस ऑन राइटिंग में क्या मतलब है, जब आप विषयों को लेके बैठेंगे आप सिंक्रोनाइज कर लिए कि कौन सा आपका मेन, पहले तो एक पूरा एक बार रफली तरीके से देख लीजिए। 3 घंटा भी अगर आप देखेंगे तो पूरा हम एक बार क्या कर लेते हैं, नजर दौड़ा लेते हैं। फिर उसके बाद आपको उस फोकस ऑन राइटिंग यानी पेपर्स में रखना जहां से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जहां से ज्यादा बनते हैं उनको लेकर के हमें अब यहां पर मेमोरी पॉइंट पे अपने ध्यान देना है। और वो मेमोरी पॉइंट क्या रहेगा, आप तत्काल में उस पढ़ी हुई चीजों को जो लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस है, आप उसको सिनॉप्सिस बना लीजिए। ये बहुत काम की चीज है। सिनॉप्सिस बनाने से लॉन्ग क्वेश्चनों से आपको ये एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। जब 26 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, एक दिन में आपको 2 पेपर्स देना है, 9 से 12 आपका पहला रहेगा, उसके बाद फिर 3 से 6 में आपका सेकेंड पेपर रहेगा। तो आप ऑन द एग्जाम हॉल के बाद निकलेंगे और ये मान के चलिए सब्जेक्ट मैटर आप 1-2 घंटे में पूरा रिवाइज नहीं कर पाते, वो मैं गलत रणनीति मानता हूं। थोड़ा सा दिमाग को खाली रहना चाहिए। सिनॉप्सिस को बार बार देख देख के आप क्या कर सकते हो, बेहतर तरीके से वहां पर कर सकते हो। नाइट मोड में जब आप रिवीजन करेंगे तो इसी सिनॉप्सिस को आप क्या करिए, अब सिनॉप्सिस जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का बना है 100,
आपका 125 और 175, इनको लेकर के आप छाट लीजिए 5 साल के पूरे आपके अंसाल को, और उस सिनॉप्सिस को पूरा लिखते जाइए साथ में। पहले से बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, नाइट मोड में भी रिवीजन में आप उसको क्या करिए, साथ में लेने का प्रयास करिए। कुछ सब्जेक्ट का कुछ पार्ट छूट गया है तो उसको भी नाइट में आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ये हमारे 30 दिन की रणनीति का एक सबसे बड़ा भाग होना चाहिए। जब आप अपनी रणनीति बनाएं तो इन मुद्दों को जरूर उसमें शामिल करिएगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप बेहतर तरीके से, दूसरों से तो आप वहां पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। अब यहां नए पुराने की कोई बात नहीं रहेगी। जैसे एग्जाम की डेट नियरेस्ट आती है, मान के चलिए जिसने बेहतर समय का सदुपयोग किया, अंतिम आपके समय का गोल्डन मोमेंट माना, वही आपका सफल होता है। और यहीं पर ही अच्छे जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट मैटर जिनको पता है उनका भी मनोबल गिरता है। लेकिन अगर आप यहां पर 1 सेकेंड के लिए अगर आप सोच लिए कि कुछ भी हो जाए, ये 30 दिन मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, और मैं सुनहरा समय है, इतने विपरीत दौर में भी देख लीजिए वैकेंसी जो आई हुई, अब उसका समय आ गया आपका परफॉर्मेंस देने का, अगर यहां पर मनोबल गिराए तो आपके लिए बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। समय किसी के लिए वापस नहीं आता। आपके इस उद्देश्य को लेकर के अर्जुना क्लासेस आपके लिए क्या क्या चीजें करेगा, इसकी मैं छोटी सी 2 सूचना आपको दे दूं। ऐसे के लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत दिन से अभी जैसे आपका अनाउंस हुआ एग्जाम डेट, लगातार फोन आना शुरू हो गए अर्जुना क्लासेस के। आपके काउंसलिंग डिपार्टमेंट में कुछ जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें से बात करके या फेसबुक या व्हाट्सएप में, सर अर्जुना की आपकी ऐसे की करेंट की बुक कब आने वाली है। अब इस बुक को अगर मैं देखूं, चूंकि हमारी, अगर आप देखेंगे मैं केवल बात नहीं करता अपने इंस्टीट्यूशन में, मैं अपने काम को करके भी दिखाता हूं। चाहे वो वनडे एग्जाम के करेंट को लेकर के हो या फिर मेंस को लेकर के। मेंस की अगर आप बुक देखेंगे 2019 से आपके हमने इसको स्टार्ट किया था, और लगभग इन 3 बुक को अभी भी जो पढ़ रहे हैं 2021 का तो आपके पास होना ही चाहिए। उससे पहले अगर 2020 का भी एक एडिशन आपके पास हो तो ये एक अपने आप में बहुत है। बहुत ही कम एडिशन आपके मार्केट में आने के बाद कब खत्म हो जाते किसी को पता भी नहीं चल पाता। इनकी अपनी एक क्वालिटी है, बनाने में हमारे कितनी बड़ी टीम का समर्पण रहता है, वो अपने आप में ही बहुत अद्भुत कहानी है। वो किसी दिन मैं आपको इत्मीनान से सुनाऊंगा इन सब चीजों को, पूरे डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको दिखाया जाएगा। लेकिन एक सूचना जो अभी आगामी 2021 में आपका 3rd एडिशन किसी भी हाल में आपके पास हो, देख लीजिए, मित्र दोस्त या फिर जहां पर भी रिटेलर्स आपकी बुक है वहां पर मिल जाए तो उसको रख लीजिए। ठीक, नया जो आपका 4th एडिशन है 2021 का, ऐसे की करेंट को लेकर के 5 जुलाई तक किसी भी हाल में पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को मैंने डेडलाइन दे दी है, हमें उसको देना ही देना है। तो ऐसे के लिए निश्चिंत रहिए। मैं अपने तरफ से अर्जुना संस्थान की तरफ से एज ए डायरेक्टर और चीफ एडिटर आपको मैं कमिटमेंट करता हूं कि 5 जुलाई तक हम किसी भी हाल में इसको लेके आएंगे। ठीक, एक ये ऐसे का हो गया। दूसरी बात, अभी हमने बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम को बच्चों के लिए ओपन किया है ताकि वो घर में रह करके आपके ऑनलाइन मीन से आपके क्या कर सके, अपनी तैयारी कर सके। ठीक, मेंस के लिए पेपर 6 को हमने ओपन किया बच्चों के लिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा के लिए क्लास प्रोग्राम स्टार्ट किया, और वो है आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट को हमने फोकस करके आपके जो कोर टॉपिक्स है, मैंने आपको बताया कि आप सब्जेक्ट चूज करिए, फिर उसके आपके टॉपिक को क्या कर लेना है, आपको चूज कर लेना है। ठीक है, उन टॉपिक्स में से लॉन्ग क्वेश्चन कहां से कैसे बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, इन सब को लेकर के हमने अपने अर्जुना डिजिटल ऐप में मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को प्रारंभ किया था। आप अभी भी अर्जुना डिजिटल ऐप में जाएंगे, अभी उसकी तिथि को जो है आपके डेट को हमने बढ़ा दिया, एक्सटेंड किया है। पहले उसकी डेट जो थी आपकी 10 जून थी, लेकिन बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें और भी दिन इसे देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारे रेगुलर जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट भी थे बच्चे, जो पहले के भी सेशन के थे 18, 19 के, 20 के भी देखेंगे, 21 के तो अभी ऑनलाइन में पढ़ रहे,
लेकिन ये पुराने बच्चे हमारे किसी भी तरह से, या फिर नए बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे भी अपने इंस्टीट्यूशन से जो जहां पढ़ रहे थे वहां से आपके क्या हो चुके हैं, थोड़ा सा हट चुके हैं। उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना आए, इसलिए हमने अपने सोशल प्रोग्राम में सब बच्चों के लिए अपने प्रोग्राम को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अर्जुना डिजिटल ऐप में जाइए, आपके सामने अर्जुना डिजिटल ऐप है ये, ठीक है। जैसे ही आप जाएंगे इसमें स्टोर एक आपका ऑप्शन रहता है, आप यहां स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको एक CGPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम दिखेगा। 100% ऑफ लिखा हुआ है, केवल ₹1 का सर्वर चार्ज। चूंकि आज के समय में आप मेंस दे रहे हैं, ई गवर्नेंस में ही जाकर के आप वहां पर एग्जीक्यूशन करेंगे तो सामान्यतः UPI या नेट बैंकिंग आपके पास होना चाहिए, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं। नहीं तो बात वही हो जाएगी कि जो म्यूचुअल फंड नहीं जानते, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ₹1 के सर्वर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। चूंकि एक फॉर्मेलिटी रहती है हमारे ऑनलाइन को लेकर के, जो जिनसे हम सर्वर लेते हैं, इसलिए इसको रखा गया। देखिए दिख रहा आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, सामान्यतः इसकी वैल्यू 3000 है, लेकिन ये आपको केवल ₹1 में ही आपको वहां पर मिलेगा। अब इसमें अगर आप जाएंगे तो मैं कंटेंट में जाता हूं तो देखिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में इंडियन फिलॉसफी के मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 कोर एरिया से जो आपके आ सकते हैं क्वेश्चन, और उसमें आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इनको लेकर के मैंने इसमें आपके बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया। सोशियोलॉजी हो गया आपका, पेपर 7 का पार्ट 2 हो गया, CG हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, और आपका जनरल साइंस का पेपर हो गया। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आप कि जो तैयारी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग मिलेगा इसमें। और मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा अपने इस प्रोग्राम के इस अंतिम समय में कि आपके जीवन का महत्व, हमारे या आपके जीवन का महत्व तभी है जब हम किसी महान लक्ष्य के प्रति क्या हो, समर्पित हो। अभी धैर्य या फिर ईमानदारी, इन सब बातों का कोई भी आपका मोल नहीं रह जाता, केवल संकल्प, डेडिकेशन होना चाहिए। 30 दिन में अपने जीवन के पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से आप जुट जाइए। मैं गारंटी देता हूं कि इस बार के मेंस में आप बेहतर करेंगे। मत सोचिए कि मेरी स्थिति क्या है, इन सब नकारात्मकता को छोड़ दीजिए। पूरा आपका मनोबल जो होना चाहिए सकारात्मकता से भर जाना चाहिए। हर दिन अपने रात को सोते समय उस सुप्रीम अपने एम को देखिए कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए 2 साल या इस साल से मैंने तैयारी की थी, अब मैं DSP बनने के लिए, आज पिता दिवस, फादर्स डे भी है, तो अपने माता पिता को गर्व देने का वो क्षण बिल्कुल भी अपनी कमजोरी या कम मानसिक या मन के आपके प्रेत में आकर के उसको बिगाड़िएगा मत। सभी को शुभकामनाएं हैं। अर्जुना क्लासेस प्रतियोगियों के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। हर कदम में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर देने का अपना प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।